हेलो गाइस, तभी हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं अपने इस लेक्चर सीरीज में जो हमारा 14,000 क्वेश्चन का है। ठीक है ना। हम लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन देख लिए हैं अभी तक। हम लोगों ने अभी लगभग 380 क्वेश्चन के आसपास देख लिया है ना। तो 380 क्वेश्चन बहुत सारे हैं एक चैप्टर के लिए। और हम लोग अभी एनसीईआरटी के क्वेश्चन हम लोग ने एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन हम लोग ने देख लिए। हम लोग ने इजी क्वेश्चन और जितने भी पास्ट में क्वेश्चन आए हैं सारे के सारे देख लिए। अभी हम लोग कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन का हमारा ये तीसरा वीडियो है। ठीक है, और इसको हम लोग अच्छे से देख रहे हैं। चलो देखते हैं 16 का क्या है। एनसीईआरटी से लिया गया क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि ये एक डायग्राम है जो कि एनसीईआरटी में दिया हुआ है, उसी को पूछ रहा है यहाँ पे। ए बताओ क्या है। ए देखो पोर्स है ना, ये एक पोर दिख रहा है आपको यहाँ पे, जो कि ये प्लांट सेल है। तो प्लांट सेल में जो पोर्स होते हैं जो इंटर सेलुलर कनेक्शन को दिखाते हैं। इंटर सेलुलर मतलब क्या, दो सेल के कनेक्शन के बीच में। तो टाइट जंक्शन डेस्मोसोम तो ये प्लांट में होते ही नहीं है, तो ए सी नहीं होगा। यानी बी और डी में से कोई एक ऑप्शन होगा, प्लाज्मोडेस्माटा होगा इसका आंसर। बी देखो, एक में स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम लिखा हुआ है और एक में रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम लिखा हुआ है। तो बी को ध्यान से देखो, पता ही नहीं चल रहा कि क्या लिखा यहाँ पे डायग्राम में है ना, ये समझना ही मुश्किल है। तो इसलिए ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इसमें से कोई भी ऑप्शन हो सकता है, लेकिन आगे बढ़ के देखते हैं। सी क्या है दोनों ऑप्शन में। सी इसमें गोल्गी अपैरेटस है, इसमें भी गोल्गी अपैरेटस है, कोई दिक्कत नहीं। डी माइटोकॉन्ड्रिया है, इसमें भी माइटोकॉन्ड्रिया है, कोई दिक्कत नहीं। ई राइबोसोम है, इसमें भी ई राइबोसोम है, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब हमारे लिए प्रॉब्लम वाली बात हो गई है। अब हम लोग को पता लगाना है कि आखिर ये बी है क्या। अरे भाई, डायग्राम आपको साफ साफ लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पहले से लिखा हुआ है कि ये है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो बी क्या होगा? बी भी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा क्या? नहीं, बी जो होगा वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, वो आर होगा, क्योंकि यहाँ पहले से ही मेंशन कर दिया है। देखो, क्वेश्चन पूछने वाले ऐसे ही करते हैं। वो लोग जानते हैं कि कई बार डायग्राम साफ साफ नहीं आ सकते, तो उन्होंने देखो पहले से एक हिंट दे दिया, ऑप्शन उसी के हिसाब से है। आंसर विल बी डी। इस क्वेश्चन में देखो यहाँ पे एनिमल सेल हमें दिया हुआ है, अच्छे से क्वेश्चन दिया हुआ है। और समझना है क्या कि जो भी यहाँ पे फंक्शंस लिखे हुए हैं आपको, और जो भी इनका जो तरीका, जो कि इनका स्ट्रक्चर के बारे में कुछ प्रॉपर्टीज लिखी हुई हैं, ठीक है ना, उनके प्रॉपर्टीज को आपको उन ऑर्गेनल के लेबल के साथ मिलाना है, लेबलिंग करना है। ठीक है। अब देखो वन क्या कह रहा है, द स्ट्रक्चर रेप्लिकेट्स ड्यूरिंग माइटोसिस जनरेट्स स्पिंडल। ये वैसा स्ट्रक्चर है जो कि माइटोसिस के दौरान क्या रेप्लिकेट करता है, यानी कहाँ पे एस फेज में रेप्लिकेट करता है ये, और स्पिंडल को जनरेट करता है, स्पिंडल एपरेटस को। देखो यहाँ पे सेंट्रियोल दिख रहा है आपको, ये क्या है? ये सेंट्रियोल है, 90 डिग्री के एंगल पे दो सेंट्रियोल है, ये एल है। तो ऑप्शन ए कैंसिल हो गया, वन का एल तीनों में दिया हुआ है। अब देखो 3 का एच भी तीनों में दिया हुआ है, तो 3 भी कंप्लीट हो गया हमारा, 1 भी कंप्लीट हो गया, 3 का एच होगा, कोई दिक्कत नहीं, उसमें कुछ भी चेंज नहीं हो सकता। 4 का जे होगा तो 4 भी कंप्लीट हो गया हमारा, कोई दिक्कत नहीं। वी का 5 एन होगा, तो यानी 5 का एन होगा, ये भी कंप्लीट हो गया। 6 का एफ होगा, 7 का डी होगा, तो 6 और 7 हम लोग को देखना ही नहीं है, क्योंकि ऑप्शन ही नहीं है वैसा कुछ दिया हुआ। अब देखो बी का क्या दिया हुआ है, 2 का बी है और 2 का जी है ना। या तो 2 का बी होगा या तो 2 का जी होगा, तो यानी इन दोनों में से कोई ऑप्शन हो सकते हैं, बी और सी में से कोई एक ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, चलो देखो क्या है 17 का आंसर हमारे लिए। देखो 17 में आंसर क्या है, 2 का क्या लिखा है, मेजर साइट फॉर सिंथेसिस ऑफ लिपिड, यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, तो देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको ये बी, और जी कहाँ दिख रहा है आपको, ये जी दिख रहा है यहाँ पर। ठीक है ना, तो ये जी नहीं है, ये है हमारे पास बी। ओके, चलो ठीक है। अब एक काम करो, मैं आपको समझ में तो डायग्राम आ नहीं रहा होगा, बिकॉज सिंपल सी बात है, एग्जामिनेशन में ऐसा ही डायग्राम आने वाला है और आपको समझ नहीं आएगा। एक काम करो, अभी के अभी एक, अगर तुमको प्रूफ देखना है जो मैं कह रहा हूँ उस चीज का, जो मैं कहता हूँ उस चीज का, अगर प्रूफ अभी आपको लाइव लाइव प्रूफ चाहिए तो ध्यान से देखो। एनसीईआरटी खोलो, ठीक है। एनसीईआरटी में सेल चैप्टर निकालो, और सेल चैप्टर में पेज नंबर, जहाँ पे तुमको सेल का ये जो डायग्राम है ना, प्लांट का ये जो सेल आपको दिख रहा है आपको यहाँ पे, उस सेल का डायग्राम बना हुआ है, वो पेज नंबर है 130 नए वाले एनसीईआरटी में, 2019 वाले 2020 वाले एनसीईआरटी में 130 नंबर पेज पे, 130 नंबर पेज के ऊपर डायग्राम बना हुआ है। अब ध्यान से देखो, उसमें ना इस तरफ ना गोल्गी एपरेटस लिखा हुआ है, इस तरफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिखा हुआ है, यहाँ पे न्यूक्लियर एनवेलप लिखा हुआ है, यहाँ पर न्यूक्लियोलस है, यहाँ पे न्यूक्लियस है, फिर ठीक है ना, इस तरफ है साइटोप्लाज्म, इस तरफ है आरईआर, इस तरफ है एच में हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया, फिर है राइबोसोम है, ठीक है ना, फिर हमारे पास लायोसोम है, फिर हमारे पास पेरोक्सीसोम है, देन सेंट्रायोल है, देन प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, देन माइक्रोविलाई है एन पे। अब जरा ध्यान से देखो, जिस ढंग से लेबलिंग एग्जाम के क्वेश्चन में किया हुआ है, ठीक उसी प्रकार से एनसीईआरटी में किया हुआ है। एनसीईआरटी कभी, एग्जामिनेशन बॉडी कभी भी एनसीईआरटी के लेबलिंग को इस तरफ से उस तरफ नहीं करता। जैसे मान लो कि अगर यहाँ पे विलाई लिखा हुआ है हमारे पास, माइक्रो विलाई, तो उसको यहाँ पे करके वो कभी भी लेबलिंग करके नहीं लिखने वाला कि बताओ ये क्या है, वो इसी तरफ देगा,
इसी तरह से लेवलिंग किया हुआ रहेगा और यही चीज याद रखना है बिकॉज डायग्राम कई बार अच्छे से नहीं प्रिंट होते हैं। आंसर बी है हमारे पास इस क्वेश्चन का, ठीक है ना। और ये जो है ये है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये क्या है, सम बैक्टीरियल सेल्स वेयर फिक्स्ड फ्रॉम माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन ए स्ट्रक्चर एक्स, एक स्ट्रक्चर है जो कि एक्स हमें दिखाई दे रहा है, वेयर ऑब्जर्व्ड ऑन मोस्ट ओकेशन एज अ सेल मेम्ब्रेन। ये जो हम लोग एक प्रोकैरियोटिक सेल ले लिए हैं, बैक्टीरिया सेल, बैक्टीरियल सेल, जिसमें हम लोग उसको फिक्स कर दिए हैं माइक्रोस्कोप से देखने के लिए। हर सेल में लगभग हर सेल में मोस्ट ओकेशन में लगभग हर ओकेशन पे हर सेल में हमें एक एक्स तरह का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन से आता हुआ हमें लगता है कि वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का इन्वेजिनेशन टाइप है, ठीक है ना। यहाँ पे देखो ये हमें बेसल बॉडी दिखाई दे रहा है एक्स जो है। तो बताओ एक्स क्या है। तो जो एक्स है ना वो क्या है, वो म्यूजोसोम है जो कि इंटरनल इन्वेजिनेशन होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 19 सेंट्रियोल, क्लोरोफिल, क्रिस्टे, राइबोजाइम्स। राइबोजाइम्स क्या है, न्यूक्लिक एसिड है, एक तरह का एंजाइम है ये जो कि न्यूक्लिक एसिड से बना है, ठीक है। एक्सेप्शन है, देखो बोलते हैं ना ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, तो इस स्टेटमेंट का एक्सेप्शन है ये। तो आर डी का 3 हो जाएगा। डी का 3 बस दो ऑप्शन में, तो ए और बी गलत हो गया, बचा 4 या 1 ए के लिए। तो ए का सेंट्रियोल जो है वो बेसल बॉडी बनाता है सीलिया फ्लैजेला के लिए, तो ए का 4 हो गया, तो आंसर शुड बी सी। 19 का आंसर क्या हो गया हमारे लिए, सी हो गया। देख रहे हो ना, हम लोग सारा ऑप्शन नहीं पढ़ रहे, मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ क्वेश्चन को, ध्यान से देखो, यही तरीका आप लोग को अपनाना पड़ेगा। मैंने पूरा क्वेश्चन बिल्कुल सॉल्व नहीं किया, जबकि ये क्वेश्चन मैं आपको बताने से पहले पढ़ा भी नहीं हूँ। जस्ट मैं स्लाइड्स आगे बढ़ा रहा हूँ, शूट कर रहा हूँ, इसी वक्त सॉल्व कर रहा हूँ, आपके साथ सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है, आपके साथ सॉल्व कर रहा हूँ यहाँ पे मैं। तो इस बात को समझो कि मैंने डायरेक्टली अपना टाइम कैसे बचाया। मैंने पहले ए को देखा, मैंने नीचे ऑप्शंस देखे, मैंने देखा कि किस चीज को एलिमिनेट किया जा सकता है, हम लोग किस चीज को देख करके एलिमिनेट कर सकते हैं। देखो अगर मैंने यहाँ पे ए को देखा होता ना, तो ए के लिए मैंने क्या बोलता कि ए के लिए हमारा 4 होगा, तो इसीलिए ए और डी ऑप्शन नहीं होगा, तो बचा बी और सी ऑप्शन। फिर मैं जाता डी पे, क्योंकि सी में तो दोनों में ऑप्शन सेम है। बी पे भी जा सकते थे तुम लोग, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी कि बी और डी में कंफ्यूजन होता है, लेकिन राइबोजाइम किसी बहुत लोग को याद होता है तो जा सकते थे, क्लोरोफिल बहुत लोग को 2 का याद है तो जा सकते थे। तो इस तरह से आपको ऑप्शन एलिमिनेट करने पड़ेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आर सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल्स, बिल्कुल सही। फॉर्म बाय डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनल्स एंड दे कंटेन डीएनए बट लैक प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी। अब बताना है इसमें कि कौन कौन सा स्टेटमेंट हमारे लिए सही है। ये कह रहा है कि प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी ने है वो जो होता है ना उसके अंदर एब्सेंट रहता है। क्या ये सच बात है? नहीं, सच बात नहीं है। प्रोटीन फैक्ट्री को हम लोग कहते हैं राइबोसोम को, जो कि उनके अंदर प्रेजेंट होता है 70S। हाँ, एक बात जरूर है कि कुछ एंजाइम जो होते हैं ना प्रोटीन बनाने के लिए, वो सेल के साइटोप्लाज्म में होते हैं, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट कभी कभी सेल के साइटोप्लाज्म से अंदर अपनी ओर लेके आता है। लेकिन ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि पूरी तरह से वो लैक करता है मशीनरी को, ठीक है ना। तो इसीलिए हमारा ए इज ट्रू है यहाँ पे एंड बी इज फॉल्स है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। साइटोस्केलेटन नेटवर्क ऑफ अ सेल इज बिल्ट बाय अ प्रोसेस। देखो अब साइटोस्केलेटन जो होता है वो तो हम लोग पता है क्या चीज से बना हुआ होता है ना। वो बना होता है हमारे लिए माइक्रोट्यूब्यूल से, माइक्रोफिब्रिल से, है ना, इन सब चीज से बना होता है। एंडोस्केलेटन बना होता है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम यानी कि ईआर से, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। लेकिन ये जो सेल है ये बिल्ट कैसे होता है, ये बनता कैसे है, ये प्रोसेस क्या है, उस प्रोसेस को कहते क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जरा बताओ इसका आंसर बताओ क्या होगा। इस प्रोसेस को कहते हैं डायनेमिक इनस्टेबिलिटी। क्या कहते हैं? डायनेमिक इनस्टेबिलिटी। साइटोस्केलेटन नेटवर्क ऑफ अ सेल इज बिल्ट बाय प्रोसेस कॉल्ड डायनेमिक इनस्टेबिलिटी, बिकॉज एक सेल के अंदर लगातार ये न्यूक्लियस हो गया, सेल के अंदर लगातार साइटोप्लाज्म ना मूव कर रहा होता है, साइक्लोसिस मूवमेंट हो रहा होता है सेल के साइटोप्लाज्म में हमेशा। और ये जो होता है एक डायनेमिज्म प्रोवाइड करता है, हमेशा मूवमेंट प्रोवाइड करता है, जिसको डायनेमिक इनस्टेबिलिटी कहते हैं। साइटोस्केलेटन इसी कारण से बनता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। द टर्म लाइपोकॉन्ड्रिया वाज सजेस्टेड फॉर। अब देखो टर्म लाइपोकॉन्ड्रिया किसने सजेस्ट किया था, ठीक है। टर्म लाइपोकॉन्ड्रिया किसने सजेस्ट किया था ये बताना है आप लोग को। तो सोचो और बताओ कि टर्म लाइपोकॉन्ड्रिया सजेस्टेड किसने, नहीं मतलब किस चीज के लिए किया गया था, बताओ। अच्छा सा क्वेश्चन है, ठीक है ना, उतना ध्यान रखने की जरूरत भी नहीं है इस क्वेश्चन को, आंसर इसका गोली कॉम्प्लेक्स है, ठीक है ना। देखो हम लोग हर तरह के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो ये ऐसा क्वेश्चन है ना कि अगर कभी भी बाउंसर आता है आपके क्वेश्चन में तो आप लोग सॉल्व कर पाइएगा। ऐसा नहीं कि लाइपोकॉन्ड्रिया को माइटोकॉन्ड्रिया बता दीजिए, लाइपोकॉन्ड्रिया है गोली कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना, बिकॉज यहाँ पे सिंथेसिस होता है, मॉडिफिकेशन होता है लिपिड्स का, तो इसीलिए लाइपोकॉन्ड्रिया इसका पहले नाम रखा गया था। तो आते हैं न्यूक्लियोइड पे। न्यूक्लियोइड क्या है? तो न्यूक्लियोइड जो है ना वो क्या है बताओ।
न्यूक्लियस है किसका, प्रोकैरियोट्स का, जिनके पास कोई सेल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता। तो क्या है, एक न्यूक्लियस है विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस ऑफ और जेनेटिक मटेरियल ऑफ प्रोकैरियोट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, ग्रीन पोटैटोज आर टॉक्सिक ड्यू टू। अब बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन, मतलब ये एक ऐसा बाउंसर है, ये बाउल आया और ये बाउंस कर गया और आप यहाँ एग्जाम दे रहे हैं बैठ करके, ठीक है ना। तो ये जो बाउंसर क्वेश्चन जो है ना, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ग्रीन पोटैटो, देखो मैं हर तरह के क्वेश्चन कवर अप कर रहा हूँ भाई, आप ये नहीं कह सकते कि नहीं आएगा, आएगा, ऐसा नहीं होता है, आता है, ये सब मैं बात नहीं करना चाहता। बस इतना देखो कि आंसर क्या है इसका, ये बताओ, पता है तो बताओ, नहीं पता है तो बताता हूँ मैं। फाइटो एलेक्सिन कहते हैं, ये है इसका नाम। ग्रीन पोटैटो इसीलिए लोग नहीं खाते हैं, और फाइटो एलेक्सिन जो होता है वो जो रॉ पोटैटो होता है उसमें पाया जाता है, लेकिन जो जो हम लोग को ब्राउन रंग के पोटैटोज दिखाई देते हैं ना, जो पक गए होते हैं, उनको हम लोग खा सकते हैं, उनमें इनका मात्रा बहुत कम या नील के बराबर होता है। इसका नाम है फाइटो एलेक्सिन। ग्रीन पोटैटोज इसीलिए नहीं खाने चाहिए। डेस्मोसोम्स क्या है, ये भी मैंने बताया, डेस्मोसोम्स क्या है ना, बताओ क्या है। डेस्मोसोम्स आर व्हाट, डेस्मोसोम्स आर, इस क्वेश्चन के लिए क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन के लिए क्या हो जाएगा, डेस्मोसोम का आंसर इस क्वेश्चन के लिए हो जाएगा, हमारा आंसर इसके लिए कनेक्टिंग बॉडीज बिटवीन सेल, दो सेल के बीच में कनेक्ट करता है भाई, है ना, ये तो कनेक्शन टाइट जंक्शन के साथ हम लोग पढ़ते हैं इसको, डेस्मोसोम्स को। तो इस तरह से हमारा ये वाला वीडियो भी खत्म होता है। इसके बाद 9 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन, शायद 7 या 8 क्वेश्चन और हैं, तो उसको भी देख लेंगे, तो ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे बायोमोलिक्यूल्स और उसको जल्दी खत्म कर देंगे, ठीक है ना, और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओके, तो इस यूनिट के बाद हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, कौन से यूनिट को बता देता हूँ। इसका तो मैं प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, मॉलिक्यूलर बेसिस और एवोल्यूशन वाला यूनिट को लेने वाला हूँ, बिकॉज एक बच्ची ने कमेंट किया था कि मुझे सर वही चाहिए। तो भाई जिनका एक ही कमेंट आया है तो एक ही कमेंट को मैं फॉलो करूंगा, ठीक है। तो इस यूनिट के बाद लेकिन हम लोग उस चैप्टर पे उस यूनिट पे जाएंगे, ठीक है। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, स्टडी स्मार्ट, वर्क हार्ड गाइज, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, स्टे हेल्दी।